देखिए लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स क्रिएट किए थे। बेसिकली यहाँ पे इको कमांड का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग स्क्रीन पे मैसेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम कवर किया था। तो इको और इको हाइफ़न एन दोनों का यूसेज हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जभी भी हम किसी भी तरीके की फ़ाइल को ओपन करते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो कमांड मोड के अंदर होती हैं। फाइल के अंदर अगर कुछ भी किसी भी तरीके का डेटा हमें टाइप करना है तो इंसर्ट मोड में जाना होता है। अब इंसर्ट मोड में मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके की कमांड लिखी है, 2 इको कमांड लिखी हैं किसी भी तरीके के मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने इसको सेव किया और इसको एग्ज़ीक्यूट किया। तो एग्ज़ीक्यूट करने पे होगा क्या? यहाँ पे 2 हमारे मैसेजेस आएँगे। अब मान लीजिए मैंने इको के साथ में किसी तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, तो जब फ़ाइल को रन करूँगी तब मुझे पता पड़ेगा कि आउटपुट में गड़बड़ आ रही है। तो यहाँ पे किसी भी एक्जिस्टिंग फ़ाइल को अगर हमें ओपन करना है या किसी भी न्यू फ़ाइल को अगर हमें ओपन करना है, तो दोनों के लिए हमें सेम टाइप की कमांड ही फायर करनी पड़ती है। दैट इज़ वी फॉलोड बाय हमारे फ़ाइल का नाम विद एक्सटेंशन। अब जब दोबारा से फ़ाइल ओपन होगी, तो फिर से वो कमांड मोड के अंदर ही ओपन होगी। इसके अंदर जो भी डेटा टाइप करना है, उसके लिए हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर इंसर्ट मोड में जाएँगे, तो हमारा कर्सर जो है वो इस पोज़ीशन पर रहेगा। अब अगर मान लीजिए आप इंसर्ट मोड में हैं और आप एरो कीज़ प्रेस करते हो, है ना? अप, डाउन एंड लेफ्ट, राइट एरो की, तो इंसर्ट मोड का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ़ कैरेक्टर्स को टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट करना अलाउ करता है। तो अगर आप यहाँ पे अप एरो की या डाउनवर्ड एरो की या राइट और लेफ्ट एरो की को आप प्रेस करोगे, तो यहाँ पे हम पूरी फ़ाइल के अंदर ट्रैवर्स नहीं करेंगे। बल्कि ये क्या करेगा अपने अकॉर्डिंग कुछ हमें कैपिटल कैरेक्टर्स टाइप करके दे देगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो फाइल के अंदर मूव करना है अलग-अलग पोज़ीशन पर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कमांड मोड के अंदर ही रहना है, यानी कि इंसर्ट मोड में नहीं जाना। अब इन कमांड मोड के अंदर हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम लेफ्ट और राइट जो की है, उसके हेल्प से मूव कर सकते हैं। अब जब आप इस स्पेसिफिक पोज़ीशन पे आ गए हो, तब आपको इंसर्ट की प्रेस करनी है और उसके बाद डेटा यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर आपने इंसर्ट मोड में आ गए और उसके बाद आप यहाँ पे अप एंड एरो की मूव करोगे, तो ये अपने हिसाब से कैरेक्टर को इंटरप्रेट करेगा और उसके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो किसी भी तरीके की फाइल के अंदर आपको कभी भी कुछ भी चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं, चाहे गलती हो गई हो या और डेटा उसके अंदर अपेंड करना है, सारे केसेस में हमेशा आपको एस्केप मोड के अंदर यानी कि कमांड मोड के अंदर ही रहना है। फिर आप एक स्पेसिफिक पोज़ीशन पर आ जाइए, जहाँ पे भी डेटा आपको टाइप करना है। उसके बाद इंसर्ट मोड में आने के लिए आई की प्रेस करिए और उसके बाद जो डेटा आपको लिखना है, वो डेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फाइल के अंदर आपको चेंजेस इम्प्लीमेंट करनी है। ये डायरेक्टली हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने की परमिशन नहीं देता है, जैसे कि विंडोज़ के अंदर हम लोग अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम्स एग्ज़ीक्यूट करते हैं, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के। ये उस तरीके से बैक स्पेस और एरो कीज़ और डिलीट को प्रॉपरली काम हमें नहीं करने देता है। क्योंकि इंसर्ट मोड में सिर्फ हम टेक्स्ट को ही पास करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अभी जैसे स्मॉल एल लिखा था, मुझे इसे कैपिटल बनाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिलीट करके कोई नया कैरेक्टर टाइप करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़, हम सबसे पहले एस्केप की को प्रेस करेंगे और कमांड मोड के अंदर आ जाएँगे। अब एरो कीज़ की हेल्प से हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं। मूव करने के बाद आपको क्या करना है, आपका कर्सर इस पोज़ीशन पे आ गया है। उस पोज़ीशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्मॉल एक्स प्रेस करना है। स्मॉल एक्स क्या करता है, करंटली हमारा कर्सर जहाँ पे प्रेज़ेंट है, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिलीट करने का काम करता है, ठीक है? किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को करंटली जहाँ पे कर्सर प्रेज़ेंट है, उसे डिलीट करना है, वी हैव टू प्रेस स्मॉल एक्स। वीआई एडिटर एक केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल एक्स हम टाइप नहीं करेंगे, स्मॉल एक्स हमें टाइप करना है और उसके बाद आई प्रेस करिए इंसर्ट मोड के लिए और नया कैरेक्टर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे पूरी लाइन को ही डिलीट करना है। करंटली मेरा कर्सर यहाँ पर है या फिर बिगिनिंग में है,
और मुझे पूरी लाइन को डिलीट करना है। तो हम सारे जो भी टास्क हैं ये एस्केप यानी कि कमांड मोड के अंदर ही परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्लीट लाइन को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 बारी स्मॉल डी प्रेस करना है, ठीक है? कलेक्टिव हम स्मॉल डी 2 बारी प्रेस करेंगे तो हमारी कंप्लीट लाइन जो है वो फाइल में से डिलीट हो जाएगी। तो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए हम पहले एरो की हेल्प से मूव करेंगे। जैसे ही हमारा कर्सर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आ गया है, स्मॉल एक्स आपको प्रेस करना है टू डिलीट द स्पेसिफिक कैरेक्टर और पूरी लाइन को अगर डिलीट करना है तो स्मॉल डी 2 बारी हमें प्रेस करना है। अब यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए मैंने तो कुछ गड़बड़ की नहीं है, सारा डेटा एकदम सही है, ठीक है? फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा आउटपुट सही तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर मुझे फर्दर चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं, लेकिन होता क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप किया और मेरा कर्सर अभी इस पोजीशन पर है, डबल कोट्स के बाद है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करती हूँ तो होता क्या है कि हमारा कर्सर इस पोजीशन पर आ जाता है। लास्ट कैरेक्टर जो हमने टाइप किया है उस पे आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे फाइल को दोबारा से ओपन करेंगे और इंसर्ट मोड में जाएंगे तो होगा क्या कि इस डबल कोट से पहले ही हमारा डेटा आने लग जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँ तो एंटर करने पे तो डबल कोट्स नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमें क्या करना है, एस्केप मोड के अंदर ही बिना इंसर्ट मोड में आने के बाद हमें यहाँ पे एक स्मॉल ए प्रेस करना है। तो स्मॉल ए क्या करेगा, हमारे कर्सर को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देगा। कुछ इस तरीके से हम बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद हम एंटर प्रेस करके जो भी डेटा टाइप करना है वो कर सकते हैं। तो फाइल में कुछ इस तरीके का ट्रैवर्सिंग आपको परफॉर्म करना होगा। डायरेक्टली जिस तरीके से हम लोग वर्ड वगैरह में काम करते हैं या फिर आप लोग डॉट नेट की फाइल्स में या फिर सबलाइम टेक्स्ट में काम करते हो, उस तरीके से एडिटर यहाँ पे काम नहीं करता है। चीजें थोड़ी सी अलग हैं, कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है टू डिलीट स्पेसिफिक कैरेक्टर और एन एंटायर लाइन और टू मूव थ्रू द एंटायर फाइल, ठीक है? किसी भी पॉइंट में तो किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है जो मैंने बताया है। मैं आपको एग्जीक्यूट करके नहीं बता पाऊंगी बॉस, बिकॉज उबंटू जो है वो ढंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? तो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करके मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बता दूंगी, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। लास्ट क्लास में हमने 2 प्रोग्राम्स कवर किए थे। एक था हमारा सिंपल इको कमांड का और एक था इको एंड इको हाइफन एन, ठीक है? तो यहाँ पे इको और हाइफन एन में तो एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हमें फेस करनी पड़ती है जब हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके के एस्केप सीक्वेंसेस को हमारी स्ट्रिंग के अंदर टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैसेज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी है printing.sh नेम से, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने क्लियर लिखा है, मेरे प्रीवियसली जो भी मैंने कमांड्स एग्जीक्यूट किए है कंसोल को क्लियर करने के लिए। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा है इको एंड हेलो। तो सिंपली होता क्या है कि ये हेलो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है इको हाइफन एन एंड हेलो। तो अब यहाँ पे होगा क्या, फिर से हमारी स्क्रीन पे हेलो मैसेज प्रिंट होगा, लेकिन क्योंकि हमने हाइफन एन लिखा है तो अब ये हमारे साथ में क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा। ओ के बाद ही हमारा जो कर्सर है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि अगर नेक्स्ट कुछ भी डेटा आएगा तो वो यहीं से ही प्रिंट होना स्टार्ट होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा है, echo hyphen n this सॉरी स्लैश एन दिस स्लैश टी इज स्लैश एन और लिनक्स। तो अब यहाँ पे स्लैश एन का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर आना है, ठीक है? उसके बाद दिस लिखा हुआ है, उसके बाद स्लैश टी है, यानी कि एक टैब का स्पेस आएगा, फिर उसके बाद फिर से स्लैश एन है, तो यानी कि हमें फिर से नेक्स्ट लाइन पे आना है और फिर लिनक्स हमारा प्रिंट होगा। लेकिन echo कमांड के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि echo के साथ जब भी हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डेटा टाइप करते हैं प्रिंट करवाने के लिए, तो ये क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी है उसे सिंपल कैरेक्टर, उसे सिंपल टेक्स्ट के तौर पे ट्रीट करता है। तो यहाँ पे अगर हमने बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी को काम में लिया है तो ये नेक्स्ट लाइन और टैब इंसर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट एज इट इज बिल्कुल ऐसा का ऐसा मैसेज हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करके दे देगा।
अब ऐसा हमें नहीं चाहिए। अगर यूजर को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रही हूँ, तो उसे क्या पता स्लैश एन का मतलब क्या है, स्लैश टी का मतलब क्या है। उसे तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे ई को एंड ई को हाइफन एन के साथ में किसी भी तरीके का स्ट्रिंग आप पास करोगे, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स वहां पे अवेलेबल हैं जिनका कुछ मतलब है अपने आप में, तो ये क्या करते हैं, उस मतलब को तो डिस्कार्ड कर देते हैं और एज इट इज टेक्स्ट को ये डिस्प्ले कर देगा। तो हमारे पास में जो आउटपुट है वो कुछ इसी तरीके का आएगा जैसा मैंने फाइल के अंदर लिखा है। ठीक है, सेम आउटपुट आएगा। 3 लाइन्स हमारे पास में आएंगी, हेलो एंड सॉरी 2 ही लाइन्स हमारे पास में आएंगी क्योंकि स्लैश एन भी काम नहीं कर रहा है। तो ये जो सेकंड हेलो का ओ है, इसके बाद ही हमारे पास में कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होके आ जाएगी। अब ये तो गलत है। स्लैश एन मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए ना, स्लैश टी का मतलब है एक टैब का स्पेस प्रोवाइड करवाना चाहिए हमें। तो यहाँ पर इको के साथ में अगर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करते हैं जिनका अपने आप में कुछ मतलब है और उस मतलब को, उस फंक्शनैलिटी को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए हमें इको के साथ में एक नया पैरामीटर दैट इज हाइफन ई काम में लेना पड़ता है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी। मतलब ये है कि इको के साथ हमने जो स्ट्रिंग पास करी है, जो भी डेटा हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस डेटा के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और उन स्पेशल कैरेक्टर्स की वर्किंग हमें एग्जीक्यूट करवानी है। सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा डिस्प्ले नहीं करवाना। तो कभी भी अगर आप इको के साथ में स्लैश एन स्लैश टी जैसे एस्केप सीक्वेंसेस को अगर काम में लेते हो, तो सिंपल इको या इको हाइफन एन नहीं बल्कि इको हाइफन ई के थ्रू आपको प्रिंटिंग यहाँ पे करवानी होगी, वरना सारा डेटा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डॉट लिखना पड़ता है फॉलोड बाय हमारी फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आएगा। सबसे पहले इको स्टेटमेंट का हेलो फॉलोड बाय इको हाइफन एन का हेलो, देन फॉलोड बाय इको हाइफन ई में स्लैश एन है, तो ओ के बाद हम यहाँ पे आ गए नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब स्लैश एन के बाद मैंने यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड किया है, तो नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हमारे पास में सबसे पहले एक स्पेस प्रिंट होगी, उसके बाद दिस प्रिंट होगा, दिस के बाद एक स्पेस है और स्लैश टी है, तो दिस के बाद एक स्पेस आएगी, फिर एक टैब जितना स्पेस आएगा, फिर उसके बाद फिर से एक स्पेस आएगी और इस हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे स्लैश एन लिखा हुआ है, तो फिर से हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, और स्लैश एन के बाद फिर से एक स्पेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आने के बाद फिर से एक स्पेस आएगा और उसके बाद लिनक्स हमारे पास में प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इको के साथ में हमारे पास में हाइफन एन और हाइफन ई एज अ पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ कंफ्यूजन? जस्ट अ सेकेंड। डेटा को किस तरीके से प्रिंट कराते हैं उसके सारे वेरिएशंस हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा को तो तभी प्रिंट करवाते हैं ना, यूजुअली हम यूजर से इनपुट लेंगे तभी उसको प्रिंट करवाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा वही है, हम यूजर से किसी एक स्पेसिफिक इंटीजर का इनपुट लेने वाले हैं और फिर उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाने वाले हैं। अब जो एज आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, हम यूजर से सिंपल एक वेरिएबल के अंदर किसी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू का इनपुट लेने वाले हैं और उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वी एडिटर को ओपन करने के लिए वी कमांड को काम में लिया है और साथ साथ में मैंने यहाँ पे फाइल का नेम भी स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो पहले वी एडिटर की हेल्प से सारे डेटा को टाइप कर लो और एंड में आप कोलन क्यू के साथ में फाइल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, आइदर वेज जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने नेम पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है। अब सबसे पहले इस फाइल के अंदर मैंने क्लियर कमांड को मेंशन किया है प्रीवियस सारे डेटा को क्लियर करने के लिए, कंसोल को क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे यूजर एक नंबर का इनपुट करे तो पहले उसे इंडिकेट करना पड़ता है, नहीं तो वो गलत वैल्यू भी इनपुट कर सकता है। तो मैंने स्पेसिफिकली उसे कह दिया दैट इको एंटर एन इंटीजर। अब इंटीजर यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जिसमें किसी भी तरीके का हमारा पॉइंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए या फिर कीबोर्ड के थ्रू जो भी इनपुट प्रोवाइड करवाया जाता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए लिनक्स के अंदर हमारे पास में रीड नाम का एक कमांड अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें रीड लिखना है फॉलोड बाय एक स्पेस और सिंपली जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे काम में लेना चाहते हैं उसका नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अब वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स जैसे आपने बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर पढ़े हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल वही रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट से ही आपको स्टार्ट करना है, चाहो तो एंड में आप डिजिट काम में ले सकते हो। वो सारी चीजें लगभग सारी लैंग्वेजेस में सेम ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें इनपुट लेने के लिए मैंने रीड कमांड को काम में लिया है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का डेटा टाइप जैसा हमारे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यूजर जिस भी टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे इन, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग हमें अलग-अलग नेम्स को यूज करके वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू वी हैव पास उसको जज कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग उस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो अब सिंपली मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है और सिंपली मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके की वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली डॉलर सिंबल को काम में लेना पड़ता है। जैसे कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मेंशन करना पड़ता है, तभी जाके उनकी वैल्यू जो है वो उधर सब्स्टिट्यूट होती है। सेम गोज हियर एज वेल। इको कमांड के साथ में पहले एक स्पेस देना है फॉलोड बाय हमारे वेरिएबल का नाम। लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर रहे, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है हमें उसे एक्सेस करना है। तो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसे एक्सेस करने के लिए वी हैव टू यूज डॉलर सिंबल। अब जितने भी लोग पीएचपी अटेंड कर रहे हैं दे वेरी वेल नो कि डॉलर सिंबल इसी तरीके से काम करता है। तो लिनक्स में भी ये चीज कॉमन ही है, किसी भी वेरिएबल को आप एक्सेस करिए तो यहाँ पे सिंपल उसका नाम आएगा बट उसके अंदर की वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है तो डॉलर सिंबल। अब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो डॉट फॉलोड बाय हमारी फाइल का नाम एंड उसका एक्सटेंशन। तो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्लियर वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, पूरा कंसोल जो है वो क्लियर हो जाएगा। फॉलोड बाय इको कमांड। अब इको कमांड क्या करता है, मैसेज को यहाँ पे टाइप करके उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। तो नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर ब्लिंक होगा और हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू वहां पे टाइप करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 15 लॉजिकली करेक्ट इनपुट दिया है, मैंने 15 एज अ वैल्यू। ठीक है, तो वो नम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है नम की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है डॉलर नम। किसी भी तरीके का कोई मैसेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। कैसे होता है वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली हमारा जो आउटपुट आएगा वो 15 एज अ वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इनपुट लेना है और सिंपली उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवानी है। That is a very simple example of accepting an input and displaying it on screen. इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? ऑलराइट, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा वेरिएबल से रिलेटेड ही है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि हमें स्पेसिफिकली किसी भी तरीके के वेरिएबल का टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। हम जिस टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं उसी तरीके का वो बन जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम उस पर वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और फाइल क्रिएट करी है proc2.sh नाम से और वी एडिटर ओपन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ vi कमांड। नाउ सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लियर कमांड को एग्जीक्यूट किया है, सेम वही चीज कंसोल को क्लियर करने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं a b c एंड d नेम से। अब यहाँ पे a के अंदर मैंने 10 वैल्यू असाइन करवाई है और b के अंदर 2.5, c के अंदर डबल कोट्स में मैंने कंप्लीट एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग को असाइन करवाया है और डी वेरिएबल के अंदर एक सिंगल कोट्स के अंदर मैंने सिंपली एक कैरेक्टर यहाँ पे असाइन करवाया। तो देखिए चारों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने किसी भी तरीके का डेटा टाइप यहाँ पे काम में नहीं लिया है। जिस टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे हमारा वेरिएबल भी उसी टाइप का बन जाएगा। तो ए इज अ इंटीजर वेरिएबल, बी इज अ फ्लोट, सी इज अ स्ट्रिंग एंड डी इज अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। अब यहाँ पे
वेरिएबल की वैल्यूज को सिंपली मैंने प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ इको कमांड। इको के साथ में मैंने मैसेजेस प्रोवाइड किए हैं, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ डी। अब यहाँ पे जो लास्ट प्रोग्राम हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ पे हमने डायरेक्टली वेरिएबल का नेम प्रिंट करवाया था बिना किसी डबल कोट्स के। तो जभी भी हम वेरिएबल रिलेटेड कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि हमें वेरिएबल का नाम कोट्स के अंदर ही स्पेसिफाई करना है या कोट्स के बाहर स्पेसिफाई कर रहे हैं। आप जैसे चाहो दोनों तरीके यहाँ पे एक्सेसिबल है। अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके की वर्किंग भी लिखते हो, वैल्यू ऑफ ए इज कोलन डबल कोट्स क्लोज कर दिया और फिर डॉलर ए लिख दिया, तो भी ये सही है। डबल कोट्स के अंदर आपने अगर अपने वेरिएबल का नाम लिखा है तो वो भी सही है। तो दोनों तरीकों से हम काम में ले सकते हैं। पिछली बार हमारे पास में किसी तरीके का मैसेज अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने डबल कोट्स को अवॉइड किया था, लेकिन अभी यहाँ पे 4 मैसेजेस अवेलेबल हैं और इनको प्रिंट करवाने के लिए तो कोट्स पास करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे इको फॉलोड बाय अ मैसेज, अब वेरिएबल की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो $A, $B, $C एंड $D। तो जो भी इन चारों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू होगी वो हमारी स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखिए, वैल्यू ऑफ A is 10, B is 2.5, C is hello and D is at the rate। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और उनकी सिंपल प्रिंटिंग करवाई है हमने स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है। अब किस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स में इनपुट लेना है और उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। इस वाले पार्ट में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है देन प्लीज डू आस्क। सबको क्लियर है इको एंड रीड एंड वेरिएबल वाला पार्ट? ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।